हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुमित सर 2.0। और फाइनली गाइस मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अति संभावित प्रश्नों का मॉडल पेपर। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और प्लीज़ विश्वास मानिए, मैंने रात भर जाग के आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया है। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग कम से कम 1 मिनट भी खर्च नहीं होगा। मेरा नया चैनल है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक्स सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और आप अगर आपको मॉडल पेपर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करिए। तो चलिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ से अपना पेन ले लेते हैं और चलिए गाइस बढ़ते हैं। सॉरी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अति संभावित मॉडल पेपर 01, ये आज का पहला मॉडल पेपर है, इसके लिए 01। और जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए गाइस, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बताया था, कुल प्रश्न की संख्या है वो गाइस 100 होगी। आपके समय जो आपका है 120 मिनट होगा। ये आपका जैसा पेपर आएगा सेम वही पेपर आप मान लो, सेम वही है और कुछ चेंज नहीं है इसमें। सिर्फ क्वेश्चन आपके आगे पीछे हैं, क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं। बाद बाकी विश्वास मानिए, आपको ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर है। और गाइस ये बात नोट करिए, गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। वरना आप जैसे कि लोग ऐसे करते हैं कि सोचते हैं कि माइनस ना हो जाए इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। गाइस आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है, कुछ भी आपको उम्मीद है कि इसका प्रश्न, किसका आंसर ये हो सकता है, तो आपको वो चीज़ लगानी है, आपको वो आंसर लगा के आना है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी पहली प्रश्न की तरफ। पहला हमारा प्रश्न है, कौन सा विटामिन एक अम्ल भी है, यानी कि एक एसिड भी है? क्या विटामिन ए है, क्या विटामिन बी है, क्या विटामिन सी है, क्या विटामिन डी है? तो गाइस हम लोगों को पता है कि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। तो गाइस एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो यही एस्कॉर्बिक एसिड है। अब बात करिए, बात विटामिन ए की बात कर लो। विटामिन ए में गाजर पाया जाता है और ये आपकी आंखों की यानी कि रतौंधी से इसका रोग होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से आपकी हड्डियां संबंधित रोग हो जाता है। विटामिन डी को एक ऐसा विटामिन है जो कि शरीर में स्टोर नहीं रहता, जिसको हमें स्टोर करना ही पड़ता है। और ये इसका स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी, सबसे सरल। गाइस प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो आप देख लीजिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या मध्य प्रदेश में है, क्या छत्तीसगढ़ में है, क्या झारखंड में है, क्या उड़ीसा में है? तो इस गाइस सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में आपके कान्हा है, कान्हा, पेच, ये आपके मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आपके, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास। गाइस पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। गुरु घसीदास। मैं आपको साथ साथ बोलते जा रहा हूँ तो आप प्लीज़, आप में राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, फिर भी आप समझ लेंगे, होशियार तो हो ही आप लोग, और साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। और आज के जो प्रश्न हैं गाइस, मैं उन पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि 100 प्रश्न हैं बनाने में, अभी ये सीरीज बहुत टाइम लगा है, समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर भी। और आपको इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समझना भी नहीं है, फिर भी जितना जितना आपके मतलब का उतना मैं समझा दूंगा। गाइस प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो गाइस देख लीजिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 29 भी है और अनुच्छेद 30 भी है। यहाँ पे अनुच्छेद 29 दिया है तो हम 29 ही मानेंगे, लेकिन 29 है ही एक्चुअली में, क्योंकि अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के जितने संरक्षण के अधिकार हैं, यानी उन लोगों को, अल्पसंख्यकों को अल्प जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनके जितने भी अधिकारों की विवेचना की गई है वो 29 में की गई है। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक लोग जो कॉलेज, स्कूल, मदरसे, यानी कि ये जितनी भी संस्थाएं खोलेंगे
वो बताई गई हैं अनुच्छेद 30 में। तो यहाँ पे सिर्फ अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है, तो हम जाएंगे अनुच्छेद 29 की तरफ। ठीक है गाइस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? क्या 1600 में होती है, क्या 1608 में होती है, क्या 1698 में होती है, ओ सॉरी क्या 1498 में होती है, क्या 1760 में होती है? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, स्थापना तो 1600 में ही हो गई थी, अकबर के समय में। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था, तो गाइस अकबर था। लेकिन अगर बात हो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई है, उस समय कौन था? उस समय अकबर का पुत्र यानी कि जहांगीर था। तो अब फिलहाल प्रश्न की तरफ जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? वो आपकी होती है 1600 में। गाइस अगर आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो प्रश्न मुझसे पूछिएगा, कंफर्म करना ज़रूरी है। गाइस प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 16 सितंबर 1987 और 4 फरवरी। तो गाइस मैं जो भी 4 ऑप्शन लेके आता हूँ वो ऑप्शन ऐसे लेके आता हूँ जिससे आपके और भी प्रश्न आपके उससे आसानी से कंफर्म हो जाए। तो गाइस जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है वो आपकी यूएनओ की स्थापना होती है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। 16 अक्टूबर 1945 को आपका सही एकदम राइट आंसर है, विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना होती है। गाइस 16 सितंबर 1997 को आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका होता है, और यही रीजन है कि 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाई जाती है, क्योंकि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया था कि जो पृथ्वी के जो समताप मंडल के जो ऊपरी परत को हम ओजोन मंडल कहते हैं, और उस ओजोन मंडल में उस ओजोन मंडल में आपके छेद हो चुका है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, तो उसी को बचाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया है। गाइस 16 सितंबर को आपके मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और गाइस 4 फरवरी की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस के जो लुई थे, ब्रेल लुई, तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसमें 6 डॉट पॉइंट होते हैं और उससे जो दृष्टिहीन बालक होते हैं, दृष्टिहीन लोग होते हैं, उससे पढ़ा करते हैं। तो गाइस ये 4 फरवरी को ब्रेल दिवस। ठीक है गाइस। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा इस्पात खारा नहीं लगाया गया था? क्या बोकारो, क्या भिलाई, क्या राउरकेला, क्या दुर्गापुर? गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ABC, ये भिलाई हुआ, राउरकेला हुआ, दुर्गापुर हुआ, ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सिर्फ जो ये बोकारो है, बोकारो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो आपकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं ये आपका जो बोकारो है वो आपका झारखंड में है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, राउरकेला आपकी जर्मनी की सहायता से लाया गया था उड़ीसा में। ठीक है गाइस। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बर्मिंघम में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अंक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो गाइस जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उन कॉमनवेल्थ में क्या ऑप्शन ए ठीक है, तीसरे स्थान पे था, क्या ऑप्शन बी ठीक है, क्या ऑप्शन सी ठीक है, क्या ऑप्शन फर्स्ट ठीक है? तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि इस जो पूरा राष्ट्रमंडल खेल में पहले स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर आपका AUS यानी ऑस्ट्रेलिया रहा था। और गाइस आपके चौथे स्थान पर रहा था इंडिया, चौथे स्थान पर IND आपके रहा इंडिया। ठीक है गाइस। और इंडिया ने कुल आपके पदक लिख लो, पदक जीते आपके 61, इसलिए चौथे स्थान पर रहा है। गाइस आ जाइए 8वें प्रश्न की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से पायदान पर है? गाइस वैश्विक शांति सूचकांक में ये जो भारत है वो रहा है 135वें स्थान पर, और ये 43वां स्थान है। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, आप लिख लीजिए, बौद्धिक संपदा ये आपके 43वें स्थान पर है। गाइस ये आपके 136 में ये खुशहाली सूचकांक जो कि बहुत फेमस रहा अभी, खुशहाली सूचकांक। और गाइस 150 में आपके विश्व प्रेस। गाइस देखिए आपको अगर ये शिकायत होगी कि ये मार्कर क्यों ठीक नहीं चल रहा है, तो गाइस मुझे नहीं पता क्यों ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा चल रहा है कि मैं साथ में बोल रहा हूँ तो आपके समझ में आ ही रहा है।
फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। गाइस देखो, आयरन भी पाया जाता है, कॉपर भी आपके पाया जाता है, मैग्नीशियम भी, ये आपके क्रोमियम हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता है। ठीक है गाइस। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेपीज नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है। गाइस हम सबको पता है कि स्टेपीज नामक जो छोटी हड्डी है वो गाइस हमारे कान में स्थित होती है, लेकिन यहाँ पर बाह्य कान भी दिया है, मध्य कान भी दिया है, तो इसलिए हम कंफ्यूज ना होने, वो स्थित होती है मध्य कान में, मिडिल ईयर। ठीक है गाइस। ये सबसे छोटी जो हड्डी है वो आपकी स्टेपीज। और अगर पूछ ले सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपकी बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि आपको बोलते हैं जांग की हड्डी। गाइस ये भी बात आप याद रखिए, बड़ी फीमर। गाइस जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर बनाने में किया जाता है। तो गाइस क्या पत्ते का, क्या जड़ का, क्या बीज का, क्या तना का। तो गाय मैं बताना चाहता हूँ कि जो जूट के पौधे से जो जूट फाइबर जो बनाया जाता है उसमें उसके तने का यूज किया जाता है गाइस। ठीक है गाइस। चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। गाइस 22वां जो हमारा 12वां प्रश्न है वो प्रश्न है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हमारे जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बना है उच्चतम न्यायालय, उसके जज की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो क्या होती है। क्या 60 होती है, क्या 62 होती है, क्या 65 होती है, क्या 68 होती है, 60, 62, 65, 68। तो गाइस देखिए गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 60 होती है वो तो हमारे जो जिला जज होते हैं, जिला जज। गाइस जो ये 62 होती है वो गाइस हमारी होती है हाई कोर्ट की। गाइस जो ये 65 होती है, 65 हमारी होती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है गाइस, तो सही आंसर है आपका 65। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये नारा आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी ने दिया है, जो कि इसमें बता ही दिया है। पूछ रहा है कि किस आंदोलन में दिया था। तो गांधी ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942। ठीक है गाइस। ये और ये आपका असहयोग आंदोलन आपका 1920। ठीक है गाइस, ये आपका असहयोग आंदोलन चला था जब 13 अप्रैल 1919 में, जब अंग्रेज़ों के जनरल डायल द्वारा बैसाखी के दिन जब अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में, तो उस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन आपके चलाया था। और जो चंपारण आंदोलन है ये आपके 1917 गांधी जी द्वारा सक्सेस भारत में प्रथम आंदोलन है ये। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या अनुच्छेद 36 नहीं आता है, क्या 33 नहीं, क्या 31 नहीं, क्या 12 नहीं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। गाइस जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आप देख लीजिए 33वीं इसमें है, 31 भी है, 12 है, क्या नहीं है, 36 नहीं है। तो गाइस ये 36 है, ये 36 हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे क्या हैं, DPSP। ठीक है, यानी कि आयरलैंड से जो लिए गए हैं वो हैं। चलिए गाइस प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है। फ्रेंड्स देखो ये प्रश्न कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर वो पूछ ले प्रश्न में कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो गाइस हम क्या लगाएंगे, तो गाइस हम सिर्फ लगाएंगे 6100। लेकिन अगर पूछ ले कुल लंबाई, क्योंकि कुल लंबाई में आपकी जो द्वीप समूह है आपके वो भी आ जाते हैं, तो तब प्रश्न हमारा आंसर हो जाएगा 7516, यानी 7516 किलोमीटर। ठीक है। चलिए गाइस इससे संबंधित बता दूं कि सिर्फ यानी कि तटीय लंबाई कितनी है, तटीय लंबाई आपकी 6100 है, 3214 किलोमीटर। आपका जो 3214 किलोमीटर है वो आपकी चौड़ाई है। चौड़ाई से मतलब समझ रहे हैं आप, चौड़ाई से मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपके गुजरात तक
3214 किलोमीटर है। और ये आपकी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2933 किलोमीटर है। ठीक है, कश्मीर से आपके, आप समझ जाइए, मार्कर नहीं चल रहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो गाइस वसा का पूर्णतः पाचन आपके छोटी आंत में हो जाता है। ये मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुख में जो लार लगती है वहीं से वसा का पाचन, और ये छोटी आंत तक आपके पूरा हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 17, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो गाइस क्या 7 होता है, क्या 6 होता है, क्या 8 होता है, क्या 0 होता है? ठीक है सर गाइस, तो गाइस ये शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। क्योंकि गाइस एक यानी पीएच जो स्केल पैमाना होता है उसमें जो ये ओ सॉरी गाइस, ये मुझ पे गलत हो गया। ये इसका जो पीएच मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये जो एक स्केल पैमाना होता है यहाँ से आपके 7 आपके ऐसे ऊपर होते हैं, 7 आपके नीचे होते हैं, बीच में आपका होता है 0। तो जो 0 होता है वो आपका एकदम न्यूट्रल होता है, ना ही वो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है। तो ये हमारा जो पानी है वो हम उसको पीते हैं, ना ही वो क्षार है ना ही वो अम्ल है, इसलिए इसकी जो पीएच वैल्यू वो उसकी 0 होती है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस से भी जाना जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, या गैस नाइट्रस ऑक्साइड? तो गैस ये लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की तरफ, प्रबल अम्ल रखने के लिए पात्र के बने होते हैं, यानी प्रबल अम्ल रखने के लिए जो गैस जो पात्र हैं वो किसके बने होते हैं? तो गैस क्या प्लेटिनम के बने होते हैं, क्या पीतल के बने होते हैं, क्या कॉपर के बने होते हैं, और क्या सीसा के आपके बने होते हैं? तो गैस जो प्रबल जो अम्ल होता है, जो हाई क्वालिटी का जो एसिड होता है, उसको आप कॉपर पीतल या प्लेटिनम में नहीं रख सकते, उसको आप सीसा में रखेंगे। ठीक है गाइस, प्रश्न नंबर 20, लिटमस एक प्राकृतिक रंग है। बोल रहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक रंग है डैश 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 से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? काई से, चुकंदर से, या बेरी बेरी से, या चीनी गुलाब से? गाई ये काई से प्राप्त किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। इस वीडियो में आपको मैं पूरे 100 प्रश्न करवाऊंगा, यानी कि आपका जैसा पेपर होता है सेम आपको एकदम ये लगेगा कि आप पेपर दे रहे हो, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हैं, और जिस लेवल के प्रश्न आते हैं ना ही मैंने उससे लेवल गिलाया है गाइस, ना ही मैंने उससे लेवल लो किया ना ही हाई किया है, आपको उसी लेवल पे रखा है जिस लेवल पे पेपर आता है, क्योंकि इसका पेपर मैंने दिया था इसलिए मुझे अच्छे से पता है। चलिए गाइस, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, तो ये तो मेथेन का होता है, आप लिख लो मेथेन। गाइस टिक क्यों लग गया इस पे? गाइस ये CH4 मेथेन का आपका होता है। गाइस इसका क्लोरोफार्म का होता है ये CHCl3 गाइस, क्लोरोफार्म का। ठीक है, चलिए गाइस प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा है? चीन, जापान, इंग्लैंड, या भारत? वर्ष 2022 की बात हो रही है कि प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा है? तो गाइस ये चीन रहा है। हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता चीन है, और एक नहीं कई चीज़ों का चीन अग्रणी देश है विश्व में। प्रश्न नंबर 23, कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? तो गाइस ये एशिया है हमारा। जो पूरे विश्व में जितना भी टिन का उत्पादन होता है, जितना भी टिन प्रोड्यूस होता है, उसमें 50% से अधिक प्लस 50% गाइस 50% से अधिक उत्पादन करता है टिन का एशिया। चलिए गाइस, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने ये बनाया है आपके लिए। प्रश्न नंबर 24 है, ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, ब्राज़ील, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। चलिए गाइस आपको इसमें मिलाना है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एशिया है, हमारी एशिया, वो टिन का दुनिया का आधे से अधिक उत्पादन करता है। तो गाइस एशिया तो मिल गया, टिन का दुनिया का आधे से अधिक उत्पादन करता है। अब जो ये यूरोप है, वो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। विश्व में जितना भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा यूरोप में होता है। लेकिन गाइस
जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लौह अयस्क है वो गाइस ब्राज़ील में होता है। मात्रा ब्राज़ील में कम है लौह अयस्क की, लेकिन जो भी मात्रा है वो मात्रा कैसी है, नंबर 1 के लौह अयस्क की। इसलिए ब्राज़ील आपका हो गया उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक। यूरोप का गाइस मैंने आपको बता ही दिया, विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, सबसे बड़ा देश है। और गाइस एशिया का मैंने आपको ये बता दिया, एशिया का टिन का दुनिया से सबसे अधिक आधे से करने ज़्यादा उत्पादन। और गाइस ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्रश्न था 1 और गाइस मैंने प्रश्न बना दिए इससे 4 चीज़ें आपकी। चलिए गाइस जैसा पेपर होता है वैसे सेम मैंने आपके बनाया है, इसको हल्का सा छोटा कर दे रहा हूँ। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर दें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर दें। चलिए गाइस, और हाँ, ये ऐसे प्रश्न करने के लिए जो गद्यांश वाले प्रश्न होते हैं या जो पैसेज वाले प्रश्न होते हैं गाइस, उनको पढ़ने के लिए आप एक बात ये चल नहीं रहा है। आप उनको पढ़ने के लिए मेरी एक बात याद रखिए कि आपको सबसे पहले आपको ये पैसेज नहीं पढ़ना है। ये जो भी पैसेज आपको दे रखा है आपको ये पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको जाना है जो पैसेज के जो भी प्रश्न दिए हैं आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है। सबसे पहले ये प्रश्न दिया है, लेखक के अनुसार किसमें भेद नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रश्न पढ़ोगे, प्रश्न पढ़ने के बाद जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो जैसे ही आपको ये आप जो पैसेज पढ़ोगे वो पैसेज गाइस पढ़ते पे प्रश्न तो आपके माइंड में सेट हो गया। जैसे ही आपको उसका आंसर मिलेगा आप तुरंत लगा दोगे। जैसे कि ये प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसमें भेद नहीं है। जैसे इसमें बोल रहा है मेरे लिए देश प्रेम और मानव प्रेम में कोई भेद नहीं है, तो अब मुझे एकदम याद आ गया कि देश प्रेम और मानव प्रेम में कोई भेद नहीं है। तो आप गाइस ये आपका तीसरा उत्तर एकदम ठीक हो गया कि देश प्रेम और मानव प्रेम में लेखक ने बताया कि उसके लिए देश प्रेम और मानव प्रेम में कुछ भी भेद नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार जीवन की योजना में किसके लिए कोई स्थान नहीं है। वंशवाद, साम्राज्यवाद, या साम्राज्यवाद, नस्लवाद या जातिवाद। चलिए गाइस पढ़ते हैं ऊपर। तो मेरे लिए देश प्रेम और मानव प्रेम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। मैं देश प्रेमी हूँ क्योंकि मैं मानव प्रेमी हूँ। मेरा देश प्रेम वर्जनशील है। मैं भारत के हित की सेवा के लिए इंग्लैंड या जर्मनी का नुकसान नहीं करूँगा। जीवन की मेरी योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए गाइस, ये साम्राज्यवाद यही प्रश्न था ना। जीवन की मेरी योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। चलिए बढ़ते प्रश्न की तरफ। तो गाइस इसका आंसर आपके हो गया साम्राज्यवाद। चलिए गाइस प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। उग्र शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो गाइस उग्र शब्द का उपयुक्त आपके पर्यायवाची है भयानक। ठीक है गाइस, किसी देश को स्वतंत्र इसलिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए कि संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए कि जीवन के कल्याण के लिए होना चाहिए या धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के लिए होना चाहिए। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए गाइस, तो वो प्रश्न है कि किसके लिए हमें किसके कल्याण के लिए। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, आवश्यकता होने पर संसार के कल्याण के लिए अपना बलिदान दे सके। ठीक है गाइस, ये मैंने ऐसे ही मेरी नज़र में आ गया। तो गाइस किसके कल्याण के लिए? संसार के कल्याण के लिए स्वतंत्रता होना चाहिए। यानी जब भी हमारे दुनिया को, हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े, एकदम छाती ठोक के आगे आ जाओ कि मैं आऊँगा सबसे पहले गाइस। ठीक है, क्या आप आगे आने के लिए तैयार हैं? अगर कभी देश की ज़रूरत आपको पड़ती है तो क्या आप आएंगे आगे? चलिए गाइस बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रस्तुत गद्यांश में कैसे प्रेम की बात की जा रही है? राष्ट्र प्रेम की या राज्य प्रेम की या गणराज्य प्रेम की या साम्राज्य प्रेम की? गाइस इसमें आपकी बात की जा रही है राष्ट्र प्रेम की। नहीं गाइस, एक बार देख लेते हैं, ऐसे नहीं आंसर लगाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं कैसे प्रेम की बात की जा रही है, गलत ना हो जाए। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ो। देश प्रेम की जीवन नीति किसी कुल या कबीले के अधिपति की जीवन नीति से भिन्न नहीं है
और यदि कोई देश प्रेमी उतना ही मानव प्रेमी नहीं है तो कहना चाहिए कि उसके देश प्रेम में उतनी न्यूनता है। वैयक्तिक आचरण और राजनीतिक आचरण में कोई विरोध नहीं है। सदाचार का नियम दोनों को लागू होता है। जिस तरह देश प्रेम का धर्म हमें आज यह सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए, परिवार को ग्राम के लिए, ग्राम को जनपद के लिए और जनपद को प्रदेश के लिए मरना सीखना चाहिए, उसी तरह किसी देश को स्वतंत्र इसलिए होना चाहिए कि वह आवश्यकता होने पर संचार के कल्याण के लिए अपना बलिदान दे सके। और इसलिए राष्ट्रवाद की मेरी कल्पना है कि मेरा देश राष्ट्रीय स्वाधीन हो, प्रयोजन उपस्थित होने पर सारी ही देश मानव जाति की प्राण रक्षा के लिए स्वेच्छापूर्वक मृत्यु का आलिंगन करे। उसमें जाति देश के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कामना है कि राष्ट्र प्रेम ऐसा ही हो। तो गाइस राष्ट्र प्रेम ही था, उसका मैंने आंसर ठीक लगाया था। ठीक है गाइस, आपके प्रश्न नंबर 29 का राष्ट्र प्रेम ही है। विकल का पर्यायवाची शब्द, विकल का अब होता है अविकल। ठीक है गाइस, तो गाइस जो प्रश्न एकदम ही नॉर्मल हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके उसमें, तो उन प्रश्नों पर हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, उन प्रश्नों पर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 31, अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह। अब अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह गाइस कैसे, कि अभी आप रोड पे जाओ और रोड पे कोई आदमी निकल रहा हो और हम उसको जानते हो, भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो आपके एक कान के नीचे रख दूं, मतलब आप उससे अनुग्रह भी कर रहे हो, अनुग्रह कर रहे हो, हाथ जोड़ के, एकदम हाथ जोड़ के, एकदम एकदम कोहनी तक हाथ जोड़ रहे हो गाइस, और आप बोल रहे हो प्लीज़ भैया यार बुरा मत मानना, एक यार कान के नीचे मान दूँ। तो गाइस आप आग्रह तो कर रहे हो लेकिन आप अनुचित बात के लिए कर रहे हो, तो वो आपका कहलाता है दुराग्रह, दुर्धन आग्रह, आपका दुराग्रह। ठीक है गाइस, अभ्युदय में का सही संधि विच्छेद होगा गाइस, अभ्युदय का संधि विच्छेद आपका अभिधन उदय। ठीक है, ई धन आ मिलके आपका बना देता ऊ। ठीक है गाइस, ध्रुव किस संधि का उदाहरण है, आपका ध्रुव है आपका विसर्ग संधि का, दोहे धन रूव, आपके ये दोहे और धन रूह, तू रूह मेरी। ठीक है गाइस, प्रश्न नंबर 34 की तरफ। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद हैं क्या, यशपाल राणा हैं क्या, जयशंकर प्रसाद हैं क्या, अमरकांत हैं क्या। तो गाइस आप सबको पता है नमक का दरोगा किसकी है, माय फेवरेट मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है गाइस, जयशंकर प्रसाद की आपकी कामायनी है, इनकी बहुत फेमस है, लिख लीजिए कामायनी, महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 35 की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मुहूर्त ये गलत है, मुहूर्त ये भी गलत है, कवियत्री ये भी गलत है, उज्ज्वल उत्धनज्वल। ठीक है गाइस, ये आपका मुहूर्त आपका लिखी जाता है मुहूर्त, 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 तो ये दोनों ही गलत है। कवियत्री में गाइस ऐसे लिखा जाता है कव ये त्री, जावित्री की बहन कवियत्री। ठीक है गाइस, चलिए इसको भी हिल्ले लगा देते हैं जैसे हिंदी वाले को लगाया। द फिशरमैन हैड एक्सीलेंस इन, जो फिशरमैन था वो किस में एक्सीलेंस था, तो क्या गाइस डांसिंग में था, क्या प्लेइंग द फ्लूट में था, क्या जंपिंग ऑन रॉक्स में था, क्या सिंगिंग या गाने में था, नाचने में था, जंपिंग ऑन रॉक्स क्या चंटाना में कूदने में था, या प्लेइंग द फ्लूट्स। तो गाइस पढ़ते हैं कि जो ये फिशरमैन था वो आखिर किस बात में चालाक था, किस बात में एकदम होशियार की पूंछ था। चलो गाइस, देयर वाज वंस अ फिशरमैन हु वाज आल्सो एन एक्सीलेंट फ्लूट प्लेयर। देखिए गाइस, पहले प्रश्न का आंसर मिल चुका है, एक्सीलेंट फ्लूट प्लेयर कौन था वो, हु वाज आल्सो एन एक्सीलेंट फ्लूट प्लेयर, तो इसका पहले का आंसर मिल गया प्लेइंग द फ्लूट। इस चीज़ में वो बंदर की पूंछ बन रहा था, होशियार के नाना। चलिए प्रश्न, चलिए गाइस, विद व्हाट कुड द फिशरमैन सक्सीड इन कैचिंग फिश, मतलब जो वो फिश को जो कैच करता था वो फिश में, मतलब वो उसका वो कैसे हो सका, उसमें उसने महारत जो हासिल की, कैसे हासिल की। तो अ फ्लूट, अ फिश वालकेट, अ फिशिंग नेट, या नॉन ऑन अबव। गाइस प्रश्न नंबर 37 पर देख लेते हैं, फिशरमैन जो सक्सीजन जो कैचिंग फिश में की वो कहाँ से की।
One day he took his flute and fish basket, jumped up on a rock and began to play his time. He was convinced that the fish would be enhanced by the music and leap into his basket wingly. Unfortunately, he did not catch a single fish. Unfortunately, उसने एक भी single मछली उसने नहीं पकड़ पाई. So he went home, bought his net and threw it into the water. He caught so many fish that his basket overflowed. Stupid creators, he exclaimed as he watched the fish twit and jump into his net. You did not dance when I played my flute. You did not dance when I played my flute, but when I am not playing, you can't stop dancing. तो guys ये जो प्रश्न था वो प्रश्न था why did he play प्रश्न था with what could the fisherman succeed in catching. तो guys उसने या फिशिंग नेट, क्योंकि वो नेट ही तो ले गया था उठा के. जब वो नेट उठा के ले गया तो उसने कितनी सारी उसने मछलियां पकड़ ली. देखो सो ही ये लिखा है सो ही वेंट होम ब्रॉट हिज नेट एंड थ्रू इनटू द वाटर. जब उसने वो वाटर में डाल दी तो उसने ही कॉट सो मैनी फिश डेट हिज बास्केट. ठीक है गाइस, पहले वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, फिर जब वो घर आया भाग के निकाला उसने एकदम मछली वाला नेट और डाल दिया पानी में. मछलियाँ मार लाओ. चलिए गाइस प्रश्न नंबर 38 की तरफ. वाई डिड ही प्ले हिज फ्लूट. वो अपने फ्लूट को क्यों उसको प्ले करता था. द फिश वुड बी चार्म्ड बाय द म्यूजिक, या द फिश वुड डांस ऑन अ रॉक, द फिश लव्ड टू फिश बास्केट. गाइस प्ले द फ्लूट्स अभी इसमें देखते हैं. You did not dance when I played the music, but when I am not playing, you can't stop dancing. He exclaimed as he watched the fish twist and jump into his net. Guys, देखिए, the fish would be charmed by the music. ये है guys, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट. ठीक है guys, the fish would be, क्योंकि the fish would dance on a rock. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. The fish would be, गाइज ये लिखा है देखो, जम्प्ड अप ऑन अ रॉक एंड बिगिन टू प्ले हिज टाइम. गाइज वो सॉरी गलत हो गया, उसका डांस ऑन अ रॉक. द फिश वुड डांस ऑन अ रॉक, ये वाला आपका ठीक है. दूसरा वाला गाइज मैं नहीं चाहता कि आपका प्रश्न थोड़ी भी उसमें गलत हो जाए. हालांकि मैं आपको ये ढूंढना बता रहा हूँ आपका. वैसे अगर मैं इसको पैराग्राफ को डालता भी नहीं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको मुझे पूरा उसकी तरह ही शो करना था और आपको करना भी चाहिए क्योंकि इससे प्रैक्टिस होती है. चलिए गाइस, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. मार, एलिवेट, स्पॉइल. देखिए गाइस, मार का अर्थ होता है किसी चीज़ को खराब करना, और जो स्पॉइल का अर्थ होता है वो भी सेम टू सेम यही निकलता है. कहते नहीं है यू स्पॉइल माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है. हाँ, तो कहते नहीं ना, एकदम गर्लफ्रेंड कहती है, एकदम नायिका से कहती है, नायिका कहती है नायक से, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी. अब जैसे पद्मावती की ज़िंदगी उसके पति देव ने एकदम जोश में आके अकेली तलवार लेके चले गए, खुद तो मर गए. बेचारी पद्मावती के बारे में सोचा ही नहीं कुछ, पद्मावती को भी जौहर करना पड़ा. चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ. सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड ऑप्टिमिस्टिक. गाइड ऑप्टिमिस्टिक, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड ऑप्टिमिस्टिक. क्या ऑप्शन नंबर ए है, क्या ऑप्शन नंबर बी है, क्या ऑप्शन नंबर सी है, क्या ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्टिमिस्टिक एक तरीके से मतलब सपोर्ट करना, ऑप्टिमिस्ट उसको इनकरेज करना, उसको सपोर्ट करना, उसको सहानुभूति देना, उसको समझाना, उसकी हेल्प करना. तो गाइस ये ऑप्टिमिस्टिक, एंटोनियम, हाँ ये इनकरेज का आपका गाइस मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, और ऑप्टिमिस्टिक इसका विलोम शब्द है, यानी किसी चीज़ से हट जाना. जैसे कि ये होपफुल है, होपफुल का पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, जैसे कि ये ऑप्टिमिस्टिक का नेगेटिव मीनिंग निकलता है, और इसका एंटोनिम पूछ रहा है यानी इसका विलोम शब्द पूछ रहा है. तो ऑप्शन नंबर डी
इनकरेज कहते हैं ना कि सी इनकरेजिंग में, मतलब वो मुझे सपोर्ट कर रही है, वो मुझे समझ रही है ना। अब कौन समझ रही है वो तो पता नहीं है। चलिए गाइस प्रश्न नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि आपको ये जो खाली जगह जहाँ दिखाई दे रही है ना, जहाँ खाली जगह में तुम्हें एक करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो गाइस द सीप यानी भेड़, भेड़ बकरिया कछु समझ लो। द सीप आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने चर रही है। फील्ड क्या आएगा गाइस के फ्रॉम आएगा, क्या इन आएगा, क्या विद आएगा, क्या ऑफ आएगा। तो गाइस यहाँ पे आना चाहिए आपका इन, यानी कि आई एन। इनसे आपका क्या बन जाएगा, द सीप आर ग्रेजिंग। द सीप यानी भेड़, आर ग्रेजिंग भेड़ क्या कर रही है, चराई कर रही है, चर रही है। भेड़ का काम ही चरना, तो भेड़ कर रही है, चर रही है। इन द फील्ड, कहाँ, फील्ड माने खेत में, यानी जो भेड़ है वो आपके फील्ड में चर रही है, घास चर रही है, जो मिल रहा है तो चर रही है। चलिए गाइस प्रश्न नंबर 42, चूज द वर्ड डेट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। लॉस ऑफ मनी, सिंड्रोम, रिमेम्बरेंस, इम्पॉसिबल या अमनेसिया। देखिए गाइस जो लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ मेमोरी, सॉरी लॉस ऑफ मेमोरी यानी किसी की याददाश्त चली गई, याददाश्त, याददाश्त चली गई। गाइस इसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाता है। आगे जैसे मान लो मुझ पे किसी के 10,000 रुपये चाहिए, उसकी चली गई याददाश्त। अब तो उसकी याददाश्त चली गई, मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई, और उसको याद ही नहीं कि उसके 10,000 रुपये मुझ पे हैं। तो गाइस जब याददाश्त चली जाती है तो उस गाइस बीमारी को कहते हैं, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी के लिए एक शब्द यूज होता है अमनेसिया, उसको बीमारी भी है। तो अगर हम किसी को ये न बोलें कि हैव यू लॉस्ट योर मेमोरी, उसको हम सीधा बोल सकते हैं इसको तो एमनेसिया हुआ है, यानी कि ये अपनी याददाश्त भूल चुका है। गाइस मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है कि सच बता रहा हूँ, 100 प्रश्न मैंने खुद से टाइप किए हैं और रात भर सोया नहीं हूँ। इसलिए गाइस मैं कह रहा हूँ कम से कम आप मेरा न्यूज़ चैनल, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी आपकी वीडियो डालूंगा आप सिर्फ वो वीडियो देखते रहना। मैं गारंटी लेता हूँ आप इसमें 70+ मार्क्स का स्कोर कर ही जाओगे, सिर्फ मेरी वीडियो ही देख के। क्योंकि गाइस मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, मुझे इस एग्ज़ाम का लेवल पता है। ठीक है गाइस, और प्लीज़ आप जब तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो कर ही दो, जितना हो उतना अपने भाई बंधुओं के लिए शेयर कर दो गाइस। क्योंकि ये जो फोरम है वो गाइस एससी के लिए हैं और मैं भी एससी हूँ, तो मैं इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बंधुओं का फ़ायदा हो सके। तो गाइस प्लीज़ आप अपने छोटा भाई या बड़ा भाई या कुछ भी समझ लो, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक तो कर ही सकते हो। चलिए गाइस बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। चलिए गाइस फेयर प्ले, फेयर प्ले यानी सावधानी पूर्वक, चालाकी पूर्वक एकदम खेलना। फेयर प्ले मतलब एकदम नहीं, उसमें कोई उसमें मन में, मतलब आपके मन में कोई उसमें मतलब चालाकी ना हो। मतलब चालाकी प्ले से मतलब ये नहीं है कि आप मतलब चालाकी से खेल रहे हो, आप गलत तरीके से। फेयर प्ले का मतलब है कि आप एकदम फेयर खेल रहे हो, आपके मन में कोई भी आपके मन में मतलब बुराई नहीं है। तो गाइस आप इसी के हिसाब से देख लो कि इसका कौन सा बनेगा। इंटेंसली कॉम्पिटिटिव, क्या ये बनेगा। जस्टिक इक्वल एंड राइट एक्शन टू समवन, ये बनेगा। टू डू समथिंग रेक्टली एंड स्लोली, क्या ये बनेगा। तो बी अनेबल टू रिमेम्बरिंग समथिंग, तो गाइज ये तो होएगा ही नहीं। चौथा बी अनेबल टू रिमेम्बर समथिंग, और इंटेंसली कॉम्पिटिटिव ये भी नहीं हो सकता। टू डू समथिंग रेलुक्टेंटली एंड स्लोली है, नेगेटिव पॉइंट ये भी नहीं। तो बी जस्टिक न्याय करो, इक्वल बराबर का, एंड राइट एक्शन टू समवन यानी कि किसी के लिए बराबर का आप न्याय कर रहे हो, और राइट एक यानी अच्छा डिसीजन ले रहे हो उसके लिए। तो गाइज यही आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। रानी इज कंप्लेंस अबाउट हर हस्बैंड। रानी क्या कर रही है, रानी कंप्लेंट कर रही है किसकी, अपने पति देव की। काहे को क्या कर दिया पति देव ने। चलिए गाइस प्रश्न नंबर 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। रानी इज कंप्लेंस अबाउट हर हस्बैंड, तो वो इसमें ये कह रहा है कि जो कंप्लेंस जो लिखा है
क्या वो ठीक लिखा है? तो अब देखिए गाइज, आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे लगा है इज, इज लगा है, और गाइज इज के साथ यानी ING लगेगी, लेकिन यहाँ पे उसने कंप्लेंस कर रखा है। तो रानी इज कंप्लेनिंग, रानी इज कंप्लेनिंग, रानी क्या कर रही है? कंप्लेनिंग कर रही है, कंप्लेन कर रही है अबाउट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के बारे में। अपने मायके जाके अपनी मम्मी से कह रही है, मम्मी मम्मी देखो वो हमसे प्यार ना करते हैंगे। ठीक है, चलिए गाइस प्रश्न नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट। गाइस आपको ये एक दिया है, आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें जो भी आपको एक यानी कोई एरर पार्ट होगा ना, वो आपको बताना है कौन सा। तो गाइस सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ। आई वॉज शॉक्ड व्हेन शी टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमेन डाइड बाई मंकी पॉक्स। यानी कि एक बेचारी ओल्ड वृद्ध औरत, जब एक मुझे बहुत शौक लगा, मैं स्तब्ध रह गया जब मुझे पता चला, जब उसने मुझे बताया कि एक वृद्ध औरत की मृत्यु हो गई है मंकी पॉक्स के कारण। ठीक है गाइज, तो इसमें वो एरर पॉट मांग रहा है। तो गाइज देखिए, आई वाज शॉक्ड यहाँ तक ठीक है, व्हेन शी टोल्ड मी ठीक है, डेट द ओल्ड वुमेन ठीक है, डाइड बाई मंकी पॉक्स। गाइज ये डैड नहीं होता है, यहाँ पे होगा DIE, डाई, डेट द ओल्ड वुमेन डाई बाई मंकी पॉक्स। तो ये डाई बाई मंकी पॉक्स, ये रहा चौथा ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन ठीक यानी एरर है, EOOR, ये आपको एरर है। बाकी आपका पूरा सेंटेंस ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, आपके त्रिस्तरीय देखिए गाइस, इसमें जो 100 प्रश्न मैंने लिए हैं, आपके जो भी प्रश्न आता है, मैंने सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है। जितना आपके कंटेंट है और जितना आपकी क्वांटिटी है सब्जेक्ट की, क्वेश्चंस की मैंने सारी ले ली है। आपको इसमें से हर तरीके के सवाल मिलेंगे, कुछ आपको बहुत सरल लगेंगे, कुछ आपको थोड़े अपने लेवल के लगेंगे, एक दो आपको ऊंचा भी लग सकता है। आप गाइस चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे प्रश्न बताते चल रहा हूँ। फिर भी आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो का लिंक आप गाइस अपने भाई बंधुओं SC OBC ST जो भी हैं, जहाँ भी, सब जगह शेयर कर दो। ठीक है गाइस, चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो गाइस देखो, ये जो अशोक मेहता समिति है ना, इसने गाइस सेकंड दो का मतलब दो स्तरीय, दो स्तरीय की थी। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आया था, बता दूं आपको, इसलिए मैंने पिछली बार 2 स्तरीय आया था, इस बार मैंने त्रिस्तरीय उठा लिया है। तो अब गाइस जो ये त्रिस्तरीय है वो है बलवंत राय समता। अब गाइस आप ये बोलोगे यार कि ये तो 2 स्तरीय त्रिस्तरीय, मैं भूल कैसे जाऊं? तो गाइस देखिए, अशोक 1 मेहता 2, तो इसका मतलब ये हो गया 2 स्तरीय। अब बलवंत 1 राय 2 मेहता 3, तो ये हो गया त्रिस्तरीय, यानी बलवंत राय के कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये हो गया आपका तीसरा त्रिस्तरीय। ठीक है, आपको बता दिया अशोक मेहता में अशोक और मेहता 2 स्तरीय यानी 2 शब्द हैं। बलवंत राय मेहता में बलवंत प्लस राय प्लस मेहता 3 शब्द हैं, तो ये त्रिस्तरीय हो गई। अब गाइस एक ये यंग हिल्टन समिति है, ये मैंने जानबूझ के डाली है। अगर ये प्रश्न ये पूछ ले, ये आ सकता है कि यंग हिल्टन समिति का संबंध है, तो गाइस जो हमारे RBI की जो स्थापना हुई थी 1934 का अधिनियम था, 1935 में स्थापना होती है, 1935 में आपकी जो स्थापना होती है। तो गाइस ये जो स्थापना वो आपके यंग हिल्टन समिति यानी यंग हिल्टन आयोग के उस पर हुई थी, सिफारिश पर, इन्होंने सिफारिश की थी, ये साहब सिफारिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 47, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है गाइस? तो गाइस ये तो सब किसी को पता होगा, ये लॉर्ड रिपन। अरे काहे का लॉर्ड? गाइस लॉर्ड मान होता भगवान, और वो लोग अपने आप को भगवान बोलते थे, तो हम लोग भी जब किताबों में लिखा है हम लोग भगवान बोलते हैं, माई लॉर्ड, काय बात का लॉर्ड। चलिए गाइस ठीक है। और ये जो एलन बरो था, तो एलन बरो के काल में दास प्रथा का गाइस उन्मूलन हुआ था, दास प्रथा खत्म हो गई थी, दास प्रथा का खत्म। ये गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको मतलब मारकर थोड़ा बहुत, मेरा भले ही वैसा चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप याद रखो। एलन बरो के समय दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कॉर्नवालिस के समय परमानेंट सेटलमेंट PS यानी स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय। ठीक है गाइस। और रिपन को हमारे क्या बोलते हैं?
रिपन को बोलते हैं स्वर्ग समाज का उद्धारक, यानी भारत का उद्धारक बोलते हैं इसको, भारत का उद्धार। और गाइस सच बताऊं तो इसका यानी कि थोड़ी बहुत अगर राहत मिली है हमें तो वो रिपन के समय में ही मिली है। भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो गाइस क्या संघ का है, क्या राज्य का है, संवर्ती का या विशिष्ट का है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ये इस पे सिर्फ राज्य सूची कानून बना सकती है। ठीक है गाइस। और ये जो तीनों जो सूचियां हैं गाइस, ये तीन हैं, ये 7वीं अनुसूची। ठीक है गाइस। इसमें क्या हो गया, चलिए गाइस। और हाँ एक बात और आपको एकदम मुझे याद आएगी कि जो जितनी भी ये सूचियां हैं ना गाइस, ये सारी सूचियां ये आप शिट, जितनी भी आपकी ये सूचियां हैं गाइस, आपकी सारी, अरे यार, जितनी भी आपकी सूचियां हैं गाइस वो सारी आपकी AUS यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? तो गाइस ये आपके 73वां अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। 9वां आपका भाग है, तो भाग 9। ठीक है गाइस। कब जोड़ा गया? 73वां 1992 में। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। गंगा, देखो अब मजा आएगा, देखो गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। क्या गंगा, यमुना या सिंधु या नर्मदा? गाइस पहले तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप अपना माइंड लगाइए। 1, 2, 3 का ही, 4 और 5। ठीक है गाइस, 5 हो गए पूरे। देखिए गाइस, गंगा जो है, गंगा एक मुख्य नदी है, किसी की सहायक नदी नहीं है, मुख्य नदी। ठीक है गाइस। सिंधु भी मुख्य नदी है, नर्मदा भी मुख्य नदी है, इनका डायरेक्ट इनका उद्गम है। लेकिन जो यमुना है, यमुना मुख्य नदी नहीं है, यमुना एक सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। ये भी मुख्य नदी है, ये भी मुख्य नदी है सिंधु, ये भी नर्मदा भी मुख्य नदी है। लेकिन जो यमुना है वो यमुना नदी सहायक नदी है। बाकी ये ना गंगा किसी की सहायक नदी है, ना सिंधु किसी की सहायक नदी है, ना नर्मदा किसी की सहायक नदी है। तो ये विषम इसमें से हो गया यमुना। ठीक है गाइस। भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग कितना अंतर पाया जाता है? तो गाइस भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर पाया जाता है? अब बताइए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश समय में सोच लिया आपने कितना अंतर पाया जाता है? तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पहला ऑप्शन है 51 मिनट, दूसरा 150 मिनट यानी 2.5 घंटे, तीसरा 120 मिनट, चौथा है 90 मिनट। तो गाइस 120 मिनट यानी कि 2HOURS गाइस पूरे 2 घंटे का समय है, पूरे 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। यानी कि जिस समय सूर्य की पहली किरण, मान लो सूर्य की पहली किरण वहाँ पे 5 बजे पड़ी है, सुबह के 5 बजे, तो वही सूर्य की पहली किरण गुजरात में 7 बजे पड़ेगी। यानी कि गुड मॉर्निंग उनकी 5 बजे होएगी और ये हमारे गुजरात वालों की 7 बजे होगी, 2 घंटे बाद। देखिए गाइस, सबसे लंबी तट रेखा के संदर्भ में दूसरे पायदान पर कौन सा राज्य आता है? तो गाइस कौन सा राज्य आता है? क्या आंध्र प्रदेश आता है, क्या उड़ीसा आता है, क्या महाराष्ट्र आता है, क्या तमिलनाडु आता है? तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ये आप देख लीजिए। देखिए गाइस, ये तो हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ी जो तट रेखा है वो आपके गुजरात की है। ठीक है, 1100 से भी ज़्यादा। उसके बाद आपके 978 करीब ये है आंध्र प्रदेश। और गाइस अगर पूछ ले सबसे छोटी, तो वो आपकी ये है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, पैसे नहीं लगते हैं आप लोगों को। गुजरात की सबसे बड़ी, बी फॉर बिगेस्ट, ये 2B यानी सेकंड बिगेस्ट, और ये S यानी स्मॉल, गोवा। तो गाइस वो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न में आपसे पूछा है कि सबसे लंबी तटरेखा के संदर्भ में दूसरे पायदान पर, तो आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, आपके आंध्र प्रदेश। चलिए गाइस, माना दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? देखिए गाइस, आपकी जो माना दर्रा या लिपुलेख दर्रा, ये माना हुआ, लिपुलेख हुआ, ये आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपके अरुणाचल प्रदेश में दिफू,
दिबू दर्रा आपके उत्तराखंड, बोमडीला, बकटिकडिंग बूम बूम बोमडीला, ठीक है आपके बोमडीला, दिफू, ये आपके दोनों प्रश्न नंबर 92 में। खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? गाइस मैं आपको बताने वाला आपके अंदर ये गारो, खासी, जयंतियाँ, ये भारत की, ये मतलब पूर्वोत्तर भारत की सबसे सबसे फेमस जनजातियाँ हैं। और ये कहाँ है? ये मेघालय में आपके, ठीक है। इस खारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? और गाइस ये जो खासी पहाड़ियाँ है ना, ये खासी पहाड़ी का नाम ही इसलिए खासी पड़ा है क्योंकि जो खासी जो ये जनजाति है ये इसमें निवास करती है, इसी पहाड़ी के आसपास, ठीक है गाइस। कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता? तो क्या अजरबैजान नहीं करता है, क्या रूस नहीं करता है, क्या तुर्की नहीं करता है, क्या तुर्कमेनिस्तान? गाइस मैं आपको समझाने के लिए ले आया हूँ। देखिए गाइस, ये आपका रहा रूस, ये आपका रहा कजाकिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, ये आपका रहा अजरबैजान, और ये नीचे गाइस आपका रहा ईरान। तो कुल मिला के पाँच जो देश हैं वो इससे सीमा साझा करते हैं। तो उसने प्रश्न में क्या पूछा है? कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता? तो देखो गाइस, अजरबैजान भी करता है, रूस भी करता है, तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्की नहीं करता। देखिए गाइस, तुर्की कहीं है? रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, तुर्की नहीं करता। और गाइस ये जो तुर्की नाम है ना, वो पहले तुर्क था, तुर्क ने अपना नाम बदल के कर दिया तुर्कीये। कैसा नाम है? तुर्कीये। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को, यानी कि जो विंड की जो स्पीड है, जो एयर की जो स्पीड है, उस स्पीड से भी जब कोई भी चीज़ ज़्यादा तेज़ दौड़ती है तो उसको किस रूप में जाना जाता है? उसकी जो स्पीड को क्या क्या मानते हैं गाइस? उसको मानते हैं सुपरसोनिक। सोनिक से भी सुपरसोनिक। एक नॉटिकल मतलब हिंदी में समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? गाइस देखो, समुद्री मील क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें आगे करके। देखिए गाइस, जैसे कि ये तो हमारा हो गया समुद्र का तट। अब हमारे इसमें से तीन हमारी रेखाएं होती हैं, तीन। तो जब समुद्र में जब हम करते हैं, समुद्र में हम किलोमीटर के हिसाब से नहीं करते हैं, हम उसको मील के हिसाब से करते हैं, मील में। तो ये जो तीनों जो हमारी रेखाएं होती हैं ना, तट, वो हमारे मील में होते हैं। यहाँ से यानी कि ये रेखा है ना, ये समुद्री मील, तो वही की वो बात कर रहा है कि जो ये नॉटिकल जो समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है गाइस। एक समुद्री जो मील होता है, यानी एक नॉटिकल समुद्री मील कितने किलोमीटर के? 1.852 किलोमीटर, यानी आपके 1852 मीटर, ठीक है गाइस। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर किसका बना होता है? क्या मृदु लोहा, क्या मैग्नीशियम, क्या कॉपर, क्या इस्पात? तो गाइस ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर इस्पात का बन नहीं सकता, कॉपर का भी चलेगा नहीं, मैग्नीशियम चलेगा नहीं। ये जो मृदु लोहा होता है, मृदु लोहा, उसका गाइस बनता है ये, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, ये तो बच्चे को पता होगा, फिजिक्स में सबने पढ़ा है, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8, ठीक है गाइस। ये 11.2 क्या है? ये 11.2 है प्रक्षेपण मान, यानी कि अगर किसी को पृथ्वी की सतह से बाहर जाना है तो उसका जो स्पीड है वो कम से कम 11.2 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। 11.2 मीटर प्रति सेकंड, गाइस ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, ठीक है। 11.2 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, यानी एक सेकंड में वो 11.2 मीटर चले। चलिए गाइस, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार, गाइस ये सोनार पता क्या होता है? ये जो हमारे जहाज़ों में जो गहराई पता करने के लिए, जैसे जहाज़ चल रहा है समुद्र में और उसे वहाँ उसे पता करना है कि यहाँ से जो समुद्र तल की गहराई कितनी है, तो उसके लिए इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या साउंड एंड नेवी एंड इन रिसीवर होता है? क्या साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है? क्या साउंड नॉट इन एयरक्राफ्ट रेंज होता है? क्या साउंड नेविगेशन इन रेंज? तो गाइस इसकी जो फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी एस आपके SO से बना साउंड, N से बना आपके नेविगेशन, A से एंड और R से रेंजिंग,
ठीक है गाइस। अब देखिए ये आपका एक छोटा सा सवाल है, 5 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो आपको पता है कि जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता बराबर आपको होता है 1/f। क्योंकि ये उत्तल लेंस है इसलिए इसलिए जो फोकस दूरी होगी वो किस में होगी, वो प्लस में होगी। तो मैं यहीं लिख देता हूँ बराबर 1/, कितनी है आपकी 5 मीटर 5। अब गाइस 1/5 का मतलब कितना होता है, 0.2, 0.2। और प्लस का है ये, तो प्लस और डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक डायोप्टर होता है, और प्लस इसलिए क्योंकि कोई उत्तल लेंस है, तो प्लस 0.2। और गाइस 1/5 का अगर आप मान निकाल नहीं पा रहे हो, तो जब हम यानी कि हम जब नीचे से किसी संख्या में ऊपर भाग लगाते हैं, और अगर वो संख्या अगर उसी संख्या से कम है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम पॉइंट लगाते 0 बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो 5 दूनी 10, और पॉइंट तो पहले से था ही, तो 0.2। ठीक है गाइस, 0.2 डायोप्टर। साइबर लॉ में DOS का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी साइबर लॉ में DOS का पूर्ण रूप क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो है ही नहीं, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ नहीं होता, डिनाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी नहीं है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस। और प्रश्न नंबर 62, सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग वेब पेज के, यानी किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेब पेज के लिए देखने के लिए जाता है, तो गाइज ये साइट होती है, वो सॉरी, आई एम सॉरी, ये होता है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, मोजिल्ला ब्राउज़र है, आपके जितने भी ब्राउज़र हैं, जैसे कि क्रोम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हर किसी के पास होता है। तो ऐसे ब्राउज़र का जो सॉफ्टवेयर होता है उनका प्रयोग आपके वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है, जिन लोग को भी कंप्यूटर आता है चलाना, या जिन लोगों ने भी कोर्स किया उन्हें सब पता है कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम हम कितने तक, 400% तक कर सकते हैं। ठीक है गाइस। 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा, ये गाइस बाइनरी नंबर है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो आप लिख लो 25, आप फिर इसमें 25 लेके 2 का लगाओ भाग, 2 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। यानी कि जब हमारी किसी संख्या में भाग हमारा पूरा नहीं जाता है तो हम वहाँ लिख लेते हैं 1, और जब पूरा चला जाता है तो हम 0 लिखते हैं। अब फिर 2 का भाग लगाओ, 2 6 12, तो पूरा चला गया, अब लिख लो 0। अब फिर 2 का लगाओ, 2 3 6, 2 3 6, यानी कि पूरा चला गया, फिर लिख लो 0। अब फिर लगाओ 2 का, 2 एकम 2, पूरा नहीं गया तो लिख लो 1, और 1 ये बचा है, तो यानी ऐसा नीचे से काउंट करते हैं, तो 1 1 0 0 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 1 1 0 0 1। गाइस मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे बाइनरी नंबर निकाला जाता है। सब जैसे हम गुणनखंड करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। जैसे ये 25 का निकाला था, तो 2 का इसमें भाग लगाया, जब भी किसी संख्या में अगर पूरा पूरा भाग ना जाए, तब हम वहाँ पे लिख लेते हैं 1, चाहे शेष कितना भी बचे, और शेष कितना बचेगा, जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। तो हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो अगर आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर शेष बच रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर शेष बचे तो आपको लिखना है 1, और अगर शेष ना बचे, शेष ना बचे तो आपको लिखना है 0। ठीक है गाइस, बस आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा। और एक बात और कि ये करके आप ऊपर से नीचे काउंट मत कर देना, आप नीचे से आपको ऊपर काउंट करना है, यहाँ से काउंट करना है आपको ऐसे करके। ठीक है, चलिए गाइस, कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है, विंजिप, विंडोज, राडिडोस, गैब, ये तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो कंप्रेस्ड है ये विंजिप है। ठीक है गाइस, आपको भी पता होगा, ये विंडोज आपने देखा ना, MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विंडोज़ 98, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम नहीं है। विंजिप आपका फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है गाइस। प्रश्न नंबर 66, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द विकल्प का चयन कीजिए। ये गाइस आपका एक तर्क शक्ति का यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है।
पूछ रहा है कि केप टाउन जिस तरीके से संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से, उसी तरीके से वेलिंगटन किससे संबंधित है? तो गाइस जो केप टाउन है वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, कैपिटल है। तो आप पता लगा लो कि जब केप टाउन राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, तो वेलिंगटन किसकी राजधानी होगी? तो गाइस न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है, वेलिंगटन किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की। चलिए गाइस, यदि फ्रेम FRAME को 53972 और BOO के यानी बुक को 4881 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। गाइस कोई सी भाषा होगी कि जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने कुछ किसी कोड भाषा में बुलाता है ना, ऐसे ये कोई भाषा होगी, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को भाषा बोली होगी कि ये करके ये इसका मतलब ये है। तो वो पूछ रहा है कि उसी भाषा में मोर को उसी भाषा में कोड क्या होगा? तो गाइस हम भी उसका कोड चुरा लेते हैं। कैसे चुराएंगे? FRAME, इसका उसने कोड दिया है 53972 और बीच में एक अंडरलाइन कर दे रहे हैं इस बुक के लिए। चलो बुक का मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। देखो गाइस, बुक का चाहे नीचे लिख लो, थोड़ा ऊपर हल्का सा कर ले रहा हूँ। बुक का उसने क्या दिया है? 4881, यानी कि BOOK और 4881। अब उसने पूछा मोर का, तो गाइस सबसे पहले मोर में आ गया ये M, फिर आ गया आपका O, फिर आ गया आपका R, फिर आ गया आपका E। तो गाइस सबसे पहले आपका आ गया 7, फिर आ गया 8, सबसे पहले 7, फिर 8, फिर 3, फिर 2। तो आपके 7 8 3 2, आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है गाइस, कुछ नहीं था इसमें। इसको हम बिना ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। F को 5 से मिलाओ, R को 3 से मिलाओ, A को 9 से मिलाओ, ऐसे करके गाइस आप निकाल सकते हैं। सिंपल ही था, और कोई इसमें कोई ज़्यादा टफ गाइस प्रश्न नहीं आते हैं। जैसे कि जो लोग इसका जो पेपर जो पहली बार देंगे ना, वो सोचेंगे अरे पता नहीं पेपर कैसा आता होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइस कुछ नहीं आता। आप अगर मेरी वीडियो देखते रहोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 70 प्लस 100 में से 70 नंबर से ज़्यादा ले आएंगे आप। कोई हार्ड प्रश्न नहीं होता। आप बस आप थोड़ा थोड़ा आप मतलब अपना GS आप अपना ठीक रखिए थोड़ा थोड़ा। आप YouTube से वीडियो देख लिए, मेरी वीडियो देख लो, आप यहीं से आपका काम हो जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई भी परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसकी आपको तैयारी करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट 1-2 घंटे में ज़रूर देख लूँगा और आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। गाइस एकदम सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब मैं अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो अपने लोगों का भी दायित्व बनता है मेरे लिए इतना तो कर ही दें। पैसे लगते नहीं है गाइस। ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, प्रश्न नंबर 68। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पिता की माता के भाई का पुत्र है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? कैसे संबंध है वह व्यक्ति उस महिला से? तो वो कह रही है, एक व्यक्ति का परिचय दिए, एक महिला कहती है कि गाइस ये एक महिला है, कह रही है और ये कोई व्यक्ति है, ये कोई V फॉर व्यक्ति है। वो कह रही है वह मेरे पिता के माता, ये उसका हो गया पिता, यानी कि ये उसका पिता, तो ये उसकी एक पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। अब कह रहा है कि पिता की भी माता, यानी एक और पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। पिता की माता के कह रहा भाई है, यानी इसके बराबर पीढ़ी की बात का पुत्र है, यानी कि इनकी दोनों पीढ़ी बराबर हो गई ना। यानी कि ये इसका पिता और उसकी पिता का माता, और माता का फिर से माता का क्या, माता का पुत्र, यानी कि ये इंसान माता का पुत्र है, यानी कि ये पीढ़ी ठीक हो गई। तो वो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? तो वो कौन हुआ? अब ये तो माता है, और वो कह रही है ये मेरे पिता के माता, ये इसका पिता है, और ये पिता का भाई हुआ ना। तो हमारे पिता का भाई कौन होता? हमारा अंकल होता है ना। फिर से गाय समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से देखो, वह मेरे पिता यानी मेरे पापा, और मेरे पापा की मम्मी जी, मेरे पापा की मम्मी जी यानी कि मेरी दादी, अब मेरे दादी के भाई यानी कि मेरे बाबा हुए ना। और बाबा का पुत्र, यानी बाबा का पुत्र कौन होगा? बाबा का पुत्र मेरे जो पापा का कजन लगेगा ना। तो जो पापा का कजन होगा मतलब पापा का भाई, तो पापा का भाई कौन होंगे? मेरे अंकल होंगे ना। तो गाइस चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे आप डायरेक्ट समझ लो, मुझे तो दोनों तरीके से आता है।
आप ऐसे बनाया करो कि आप यानी कि ये पीढ़ी वाइज बना लिया करो, तो उससे जल्दी समझ में आ जाता है। 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 6 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो गाइस आप पहले 7 जून, पहले इरेज करके बता दें आप गाइस, ये 7 जो जून 1984 से लेकर आपको 6 जून 1983 तक आपको पहले क्या निकालने हैं? आपको पहले डेज निकालने हैं। डी ए बाई कितने हैं? तो देखो हमें पता है कि पूरी एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन आप ये देख लो कि 1983 से अगर हम वापस आएंगे, वो 7 जून 1984 से अगर 1983 में आएंगे, तो ये जून के बाद आपका मई पड़ेगा, अप्रैल पड़ेगा, मार्च पड़ेगा और पड़ेगा फरवरी। और 1984 अगर हम देखें तो ये हमारी एक अधवर्ष है, यानी लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग लगाओ तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा। और जब ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष का मतलब एक दिन इसमें और काउंट कर दो, यानी 29 फरवरी। और 29 यानी ये तो 7 जून से 7 जून 1983 की बात हो गई, लेकिन वो कह रहा है कि 6 जून यानी एक दिन इसमें और काउंट करो, क्योंकि वो 7 जून की बात थोड़ी ना कर रहा है, वो तो 6 जून की कर रहा है। तो अब ये टोटल काउंट कितने हो गए दिन? 367। अब इसमें हम दिन निकालें, 7 का लगाते हैं भाग, तो 7 पंजे 35, बचा 1 17, 7 दूनी 14, बचा 3। यानी गाइस 3 दिन आप इसको, क्योंकि ये 7 जून से 1984 से 1983 की बात कर रहा है, यानी पीछे जा रहा है, तो हमें 3 दिन पीछे कर दो। तो गुरुवार से 3 दिन पीछे करोगे तो एक दिन पीछे करोगे तो आपका बुधवार, दूसरा पीछे करोगे तो मंगलवार, तीसरा पीछे करोगे तो सोमवार। तो गाइस आपका सोमवार सही आंसर है। ठीक है गाइस। प्रश्न नंबर 70 289 का जो संबंध 324 से, वही संबंध 441 का किससे है? तो गाइज आपको अगर वर्ग याद होगी ना, वर्ग या जो होल स्क्वायर होल क्यूब होते हैं, तो गाइज आप इसका तुरंत बता दोगे। ये गाइज 17 का होल स्क्वायर होता है, और जो ये है वो इसमें ही एक प्लस कर देना है, तो 18 का होल स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही ये आपका होता है 21 का होल स्क्वायर। तो हमें गाइस जो संबंध इसमें होता है वही संबंध हमें इसमें स्थापित करना होता है। तो इसमें जो पहली संख्या का जो वर्ग है उसमें एक काउंट करके और वर्ग बना दिया है, ऐसे करके 441 किसका वर्ग है? 21 का वर्ग है। तो हमें 21 में एक काउंट करके, यानी कि हमें 22 का हमें वर्ग बनाना है, 22 का वर्ग। तो 22 का वर्ग कैसे बनाते हैं? ऐसे ही 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इस 2 का वर्ग 2 दूनी 4, यानी 484। ठीक है गाइस, मैंने इसको शॉर्ट तरीके से निकाला है, तो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 22 गुणा 22। आप ऐसे निकालोगे तो 22 दूनी 44 की 4 हासिल लगा 4, और 22 दूनी 44 और 4 48। ठीक है गाइस, तो 484 चाहे ऐसे कर लो। भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी श्री रामानुजन, ठीक है, ये कहाँ है? आपके गुजरात में। और गाइस आपके बिहार में बुद्ध जी की लेटी हुई प्रतिमा बनाई जा रही, सबसे बड़ी बुद्ध जी की लेटी प्रतिमा। गाइस आप ये मार्कर को सिर्फ समझने के लिए सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो अपने कानों में एकदम फीड कर लो। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। ठीक है गाइस, और इसके बाद आप ये आ जाइए। अवनी लेखारा निम्न में से किस खेल से जुड़ी है? अपनी जो लेखारा है निम्न में से किस खेल से जुड़ी है? बैडमिंटन से, टेनिस से, शूटिंग से, तीरंदाजी। गाइस ये शूटिंग से जुड़ी है, शूटिंग से। ये राजस्थान की हैं, और राजस्थान की शान आन बान शान है ये। बैडमिंटन पीवी सिंधु, टेनिस सानिया मिर्जा। अब समझ लो, ठीक है, टेनिस सानिया मिर्जा। प्रश्न नंबर 73, भारत ने किस देश के साथ सितंबर 2022 को कुशियारा नदी के लिए, कुशियारा एक नदी है, एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गाइस इसको मैप के हिसाब से आप समझो।
देखो गाइस, ये थोड़ा इसको हल्का सा, देखो गाइस, ये जो लाल लाल है ना, ये जो लाल लाल है, ये गाइस पूरा आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और ये जो नदी आ रही है ना, ये असम से एंटर करती है, ये कुशियारा नदी, ये रही कुशियारा नदी। तो गाइस, ये जो नदी है, ये इस नदी पे बहुत चल रहा था विवाद, तो इस विवाद को सुधार लिया गया है, और भारत और बांग्लादेश, किससे, भारत और बांग्लादेश से इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं कुशियारा नदी के लिए। चलिए गाइस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन आपका ए पीएम श्री योजना, जन धन से जन सुरक्षा तक, कौन कौन सी योजना चला फेंकी हैं, जन धन से जन सुरक्षा योजना तक, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मंत्री वय वंदना योजना। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है पीएम श्री। तो गाइस, ये है कुछ पीएम और ये SHRI। पीएम से आपका हो गया प्राइम मिनिस्टर, PRIME, मिनिस्टर चल ही नहीं रहा है, आप ऐसे समझ लो, प्राइम मिनिस्टर। और जो एस से आपका स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ऑफ आर से राइजिंग, RISING, और आई से इंडिया। यानी आपकी इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई आपकी पूरी, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है गाइस, और ये जो लागू की है, ये जो कौन है हमारे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की है। ठीक है, याद रखना ये बात। किस देश ने सितंबर 2022 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता? गाइस, क्रिकेट एशिया कप का खिताब आगे श्रीलंका ने जीत लिया है, श्रीलंका ने। और किसको रेल के जीता है? पाकिस्तान को। ठीक है, VS जीता है श्रीलंका ने, उप विजेता पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला लिया है? तो गाइस, बिहार ने फैसला लिया है। और इस फैसले के पीछे ये रीज़न है, मतलब बिहार की सरकार मानना है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन नो बैग डे, उस दिन मतलब आपको बैग लेके स्कूल नहीं जाना है। उस दिन आपका क्या, उस दिन आपको शारीरिक शिक्षा हुई, आपको खेल कूद, आपको मनोरंजन, आपको मतलब इसके लिए आपको मतलब वहाँ पे वो सिखाई जाएगी। ठीक है गाइस, और एक चीज़ और जो मुझे अभी याद आ गई आपको बता दूं कि ये जो पीएम जो श्री योजना है ना, पीएम श्री योजना जो हमारी 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, तो उस नई शिक्षा नीति पे उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। अमल उसकी जो शर्तें हैं, उसकी जो क्रियान्वयन है ना, उसको अच्छे से करने के लिए ये पीएम श्री योजना चलाई गई है। चलिए गाइस, 76 हो गए, 77। 25 अगस्त को किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सुधा मूर्ति को नहीं किया गया। असगर यही हैं आपके, असगर वजाहत साहब, इनको आपके किया गया है। ठीक है, हिंदी। चलिए, DRDO के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि पहले थे सतीश रेड्डी और अब है समीर V कावत। किसके स्थान पर बने हैं जी? सतीश रेड्डी के स्थान पर बने हैं ये। DRDO की आप स्थापना लिख लो, 1 जनवरी 1958, दिल्ली में इसका लिख लो आप, DELHI, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए गाइस, अखिल भारतीय सेवाएं आपके 312 में, 315 में आपके UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में आपके इसके कार्य हैं, 315 में इसके कार्य हैं, किसके? UPSC के आपके कार्य हैं 315 में, और 315 में आपके UPSC है, और 320 में UPSC के कार्य हैं, 312 में आपके अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है गाइस,
अब गाइस ये जो प्रश्न है इनको अच्छे से पढ़ना। अब ठीक है कि ये प्रश्न नंबर 80 है, यानी कि पहले जो कथन है वो पहले, केवल विज्ञान के छात्रों को दिमाग और कान दोनों खोल के पढ़ना। केवल विज्ञान के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति है, ये एक शर्त है। यानी कि सम्मेलन में जो भाग लेंगे वो सिर्फ विज्ञान के लोग भाग लेंगे, यानी कि सिर्फ विज्ञान के लोग, और विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। यानी कि तुम अगर विज्ञान के अलावा, साइंस के अलावा किसी भी तुम सब्जेक्ट से हो तो वहाँ घुस नहीं सकते सम्मेलन में, अंदर लठिया देंगे पकड़ के वो लोग। तो अब इसके जो निष्कर्ष हैं वो क्या निष्कर्ष हैं? सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं। सम्मेलन में उपस्थित, तो गाइस देखो उसने पहले ही कह दिया है कि केवल विज्ञान के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति है। इसका सीधा मतलब हो गया है कि केवल विज्ञान के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति का मतलब है कि सम्मेलन में जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, वो केवल विज्ञान के ही हैं। तो इसका जो पहला निष्कर्ष है, सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं, एकदम ठीक बात है, क्योंकि उसने इन्विटेशन में पहले लिख दिया था कि आप अगर विज्ञान के हो तो ही आना, वरना आना मत मुंह दिखाने। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, निष्कर्ष। दूसरा है, जिनके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं है उन्हें सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं है, ये भी बात ठीक है। जिनके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि है ही नहीं तो उन्हें सम्मेलन में बोना कहाँ जाने की अनुमति है ही नहीं, तो दोनों बात ठीक है। तो आपका दोनों ये गाइस यहाँ पे थोड़ी मुझे मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये चौथा ऑप्शन इसका ठीक है कि दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ये नहीं, ये जो नहीं है नहीं होगा, ठीक है। ये जब मैं रात में थोड़ी शायद नींद में आ गया हूँगा इसलिए थोड़ा गलत हो गया, ठीक है गाइस। तो देखो, सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं, जो कि उसने पहले ही आपको बोल रखा है, और बोला कि विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। तो जिनके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि है उन्हें सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं है। दोनों बात ठीक है, तो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। यानी दोनों आपके जो स्टेटमेंट है दोनों फॉलो हो रहे हैं। प्रश्न 81, अमित एक अच्छा क्षेत्ररक्षक है। चलो बहुत अच्छी बात है, और सभी क्षेत्ररक्षकों के हाथ बड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमित जो है वो एक यानी कि क्षेत्ररक्षक को हम यानी कि कहते हैं, यानी ऑलराउंडर कह लो, यानी कि कह लो फील्डर। तो अमित एक अच्छा फील्डर है, चलो अच्छी बात है। और कह रहा है सेकंड, पहले में कह रहा है अमित एक अच्छा क्षेत्ररक्षक है, ठीक है। दूसरे में कह रहा है सभी क्षेत्ररक्षकों के हाथ बड़े होते हैं, तो इसका मतलब है सभी क्षेत्ररक्षकों के हाथ बड़े होते हैं और अमित एक क्षेत्ररक्षक है, तो इसका मतलब है कि अमित के हाथ भी बड़े होंगे। तो इसमें ये दूसरा वाला तो पहले ठीक हो गया कि अमित के हाथ बड़े हैं। चलो अब पहला देख लेते हैं, सभी बड़े हाथ वाले क्षेत्ररक्षक होते हैं। देखो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये तो ज़रूरी है कि सभी क्षेत्ररक्षक यानी कि जितने भी फील्डर हैं उनके हाथ बड़े हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है साहब कि जितने भी बड़े हाथ वाले हैं उनके वो सब क्षेत्ररक्षक हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बोल दूं कि जिनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है, कि अभी मैं बोल दूं कि जितने भी आदमी पुलिस में हैं उनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये तो ज़रूरी है, पता है, हमें सब पता है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि जिनकी भी लंबाई 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो सब पुलिस वाले हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यही इसमें बोल रहा है, सभी बड़े हाथ वाले क्षेत्ररक्षक नहीं हैं, लेकिन सभी क्षेत्ररक्षक बड़े हाथ वाले। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यानी कि आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ धीरे धीरे, अगर आपके समझ में ना आया हो। अमित एक अच्छा क्षेत्ररक्षक है और सभी क्षेत्ररक्षकों के हाथ बड़े हैं, इसका मतलब अमित के भी हाथ बड़े होंगे, तो दूसरा तो ठीक है। अब वो बोल रहा है सभी बड़े हाथ वाले क्षेत्ररक्षक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो जैसे कि हमारा क्रिकेट मैच होता है, तो उसमें जो लोग यानी ऑडियंस बैठी होती है, ऑडियंस, उसमें अभी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा खेल लेते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो स्टेडियम में, अगर मैं आपको बोलूं कि जो स्टेडियम में प्लेयर खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है।
लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सब अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं तो ये गलत है ना, क्योंकि सब अच्छे खेलने वाले प्लेयर कहाँ हैं? अच्छे खेलने वाले तो ऑडियंस में अभी तो बैठे हैं। इसलिए आपका ये पहला वाला निष्कर्ण अनुसरण नहीं करता, ये गलत है। ऑप्शन दूसरा ठीक है। यदि कोई महीना शुक्रवार को शुरू और समाप्त होता है, यदि कोई महीना शुक्रवार को शुरू और समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होंगे? तो गाइस उस महीने में देखो, पहला कोई महीना शर्त है कि शुक्रवार से शुरू हो रहा है, इसका मतलब पहली तारीख को शुक्रवार होगा, उसके बाद 8 तारीख को शुक्रवार होगा क्योंकि 7 दिन बाद ही तो होता है ना, उसके बाद 15 तारीख को आपका शुक्रवार होगा, उसके बाद 15 और 7 22 तारीख को शुक्रवार होगा, और 22 के बाद आपका कब होगा? 22 और 7 29 को शुक्रवार होगा। इसके बाद तो शुक्रवार पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है शुक्रवार को समाप्ति भी होता है, यानी कि यहाँ भी शुक्रवार है और यहाँ भी शुक्रवार है। इसका मतलब क्या है? यानी कि पूरे महीने में दिन कितने? 29 दिन है। इसका मतलब ये एक लीप वर्ष की फरवरी है, क्योंकि जो 29 दिन की फरवरी होती है ना, फरवरी 29 दिन का सिर्फ एक ही महीना होता है, वो उसको कहते हैं फरवरी, वो भी लीप ईयर में। तो ये पूछ रहा है कि उस महीने में कितने दिन होंगे, तो सिर्फ 29 ही दिन होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए मैथ पर। यदि a बराबर अंडर कोष्टक में -2 गुणा -3 और b बराबर √36 है, तब निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या ये ठीक है? a बराबर b, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तो गाइस a बराबर पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इन दोनों का गाइस हम कर रहे हैं गुणा, तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस तो हो गया प्लस, यानी a की वैल्यू निकल आई, a बराबर +6। अब गाइस b बराबर √36 है, तो गाइस क्या हम b बराबर 6 नहीं लिख सकते हैं? अरे √36 का मान 6 होता है ना, यानी 36 किसका वर्गमूल होता है? 6। वो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो गाइस a बराबर भी 6 है, प्लस का 6, और गाइस ये 6 ये भी तो प्लस का है, और b बराबर भी 6 है। तो जब a बराबर भी 6 b बराबर 6 है, तो a बराबर भी तो b होगा, यानी कि a बराबर 6 बराबर b, यानी a बराबर b, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो आपका जो ये पहला ऑप्शन है एकदम ठीक जाता है। ठीक है, चलिए एक संख्या जिसके 5वें भाग में, यानी एक संख्या जिसके 5वें भाग में 4 की वृद्धि उसके चौथे भाग में 10 की कमी के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें तो संख्या पता ही नहीं है, लेकिन हम तो गणित के छात्र हैं, तो भैया मानने में क्या अर्ज है, मान लो। तो हम संख्या मान ले रहे हैं x। अब उसकी शर्त जो है वो शर्त फॉलो कर दो। बोल रहा है कि एक संख्या जिसके 5वें भाग में, यानी कि अब मैंने इसके 5 भाग कर दिए। अब बोल रहा है कि 5वें भाग में 4 की वृद्धि की जाए, +4 कर दिए। और बोल रहा है कि ये x के 5वें भाग में 4 की वृद्धि कर दी है। बोल रहा है कि ये किसके बराबर है? बराबर कर दो, किसके बराबर है? उसके चौथे भाग में 10 की कमी के बराबर है, यानी उसके चौथे भाग में, यानी x के चौथे भाग में कितनी कमी के बराबर है? कितनी कमी बराबर है? 10 की कमी के को, तो यानी कि कमी के बराबर है, तो -10 करेंगे। ठीक है गाइस, फिर से समझा दे रहा हूँ। एक संख्या जिसके 5वें भाग में, यानी x का 5वां भाग हो गया ये। ठीक है, बोल रहा है कि 5वें भाग में 4 की वृद्धि होती है, हमने साहब 4 की वृद्धि कर दी। अब बोल रहा है कि ये x के 5वें भाग में 4 की वृद्धि किसके बराबर है? x के चौथे भाग में 10 की कमी के बराबर है, तो ये लिख दी। चलिए गाइस, अब क्या करेंगे हम? अगर 5 चौका 20, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि x + 20 बट्टे 5, x + 20 बट्टे 5 बराबर, इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो x - 40 बट्टे 4, x - 40 बट्टे 4। अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो जब इसका गुणा इसमें करोगे तो 4x + 20, तो 4x + 80, तो 4x + 80 बराबर 5 का इसमें करोगे तो 5x - 5 चौक 20, 5x - 200, 5x - 200। तो गाइस जब हम 4x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और 200 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो जब ये 4x इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 5x - 4x, तो बचेगा x, और बराबर जब ये -2 इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी 200 और 80 हो जाएंगे 280। ठीक है गाइस, 280 हो जाएंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 280। चलिएगा,
चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 85, ए का 20% बराबर बी है और ए और बी के 53% के बीच का अंतर बी का कितना प्रतिशत है। यानी कि पहली शर्त है आपके ए का 20% बराबर बी है, तो ए और बी के 53। तो गाइस चलो प्रश्न करते हैं। ए का 20% यानी कि हम मान लेते हैं ए बराबर 5b। मान क्या लेते हैं, वो है इसमें दे रखा है ए का 20% है, तो 20% मतलब 20 पंजे 100, तो ए बराबर 5b। तो अब वो बोल रहा है ए और बी के 53% के बीच का अंतर, यानी कि ए माइनस बी के 53%, यानी कि 53b/100। क्योंकि जब हमको कोई वैल्यू नहीं पता उसका हमें परसेंट निकालना हो तो हम उसमें डायरेक्ट उसका 100 का भाग लगा देते हैं। तो गाइस हमको अच्छे से पता है कि जो ए की ये जो ए है, क्या हम ए को 5b लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 5b के बराबर है। तो गाइस 5b माइनस 53b/100, तो 5b माइनस 53b/100 बराबर कितना हो गया? 100 पंजे 500b माइनस 53b, तो ये 447b। तो ये जो 447b/100 है, 447b/100 है, वो इसका अंतर आ गया गाइस। ए और बी के 53% के बीच का अंतर आ गया 447/b। अब बोल रहा है कि बी का कितना प्रतिशत है। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू गाइस बी का कितना प्रतिशत है, कितने का? बी का। तो गाइस ये वैल्यू निकाल लो कितनी, ये बी की इसको नीचे कर लो। तो 447b/100 और बट्टे हमें किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है ना, और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर दिया, और किसकी निकालनी है? बी, तो बी कर दिया। तो गाइस आप देखो ये जो बी से आपकी बी कैंसिल हो जाएगी, 100 से आपके 100 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 447। तो 447%। आप अपना आंसर देख लीजिए इसमें 447%। आपको अगर किसी भी प्रश्न में आपको अगर कोई दिक्कत मालूम पड़े तो आप मुझे मैं अपने एक उसमें टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम का मैंने ग्रुप भी बना लिया है, तो मैं उसका लिंक उसमें पिन कर दूंगा इसी वीडियो में। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 16 बिटियाँ थीं बेचारी, उन 16 बिटियों की औसत आयु यानी एवरेज जो एज है वो 14 वर्ष है। 16 बिटियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक नई बिटिया को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। नई बिटिया की आयु का है। अब देखिए, जब 16 बिटियाँ थीं तो उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी, यानी 16 चौक 64 की 4 हाथ से लगा 6, 16 कम 16, 16 6 22, यानी 222। उसके बाद जब एक नई बिटिया को शामिल किया जाता है तो पहले तो ये बिटियाँ 16 नई शामिल कर ली तो बिटियाँ हो गई 17, तब औसत आयु उनकी हो जाती है 15, यानी 15 7 105 की 5 हाथ से लगा 10, 15 कम 15, 15 7 105 की 15 7 105 की 5 हाथ से लगा 10, 15 का 15 और 10, 15 का 15 और 10 25, ठीक है 225। ओ गलत हो गया, 17 हो जाती है और 15 हो जाती है, ठीक है। तो 17 पना 85 की 5, अरे यार ये और दिक्कत कर रहा है। 17 पना 85 की 5 हाथ से लगा आपका 8, 17 कम 17 और 8 25, आपके 255। तो अब वो पूछ रहा है कि नई बिटिया की आयु क्या है, तो नई बिटिया की आयु की आयु आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसका अंतर निकाल लो। तो 255 में अंतर निकाल लो, तो 5 में से 4 गए आपके 1 बचा, 5 में से 2 गए आपके 3 बचा, और 2 में 2 कुछ नहीं है 31, आपकी 31 साल पर जो बिटिया है ना, बिटिया 31, जब 31 साल की होगी तो काय की बिटिया, ठीक है गाइस। प्रश्न नंबर 87, यदि x का 0% यदि x का 0.5% बराबर 0.5% है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है गाइस।
तो 0.5 बट्टा 100 गुणा 0.5 बट्टा 100 गुणा 0.5 बट्टा 100 गुणा x और बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 0.5 गुणा 0.5 फिर 0.5 और बराबर 0.5 ही उसकी वैल्यू है। तो चलिए देखो, एक 0.5 से ये कट गया, इससे ये कटा एक बार, इससे ये कटा आपके एक बार। अब आप देखो 0.5 और 0.5 का जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.25, ये पॉइंट है गाइस 0.25। और नीचे नीचे 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गुणा में क्या है, गुणा में आपके x है और बराबर है आपके 1। या एक काम करो, ये जो x है ना, हाँ अरे यार बराबर जो x था, ये x कहाँ पहुँच गया, ये x पहुँच गया 1 के नीचे, तो 1/x हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई गुणा कर दो तो कितना हो गया, ऊपर तो हो गया 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, ऊपर हो गए 6 जीरो और नीचे आपका हो गया 0.25, यानी कि 0.25 0. अब नीचे से आप अगर जीरो हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और क्योंकि दशमलव तो 2 अंक पहले लगा तो काट दो इसको, तो 25 चौका 100 और ये 3 और 3 6 जीरो वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, आपका आंसर कितना आ गया 40 लाख। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। चलिए गाइस, चलो एक और आपकी एक सीरीज है 5, 6, 14, 45, क्वेश्चन मार्क, 925, ठीक है। 5, 6, 14, 45, क्वेश्चन मार्क, 925। तो आपको इसको करना है, यानी आपकी सीरीज बनानी है। तो गाइस देखो 5 एकम 5 प्लस 1, मैं आपको ऐसे करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 5, 6, 14, 45, देखो 5 से 14 कैसे आए हैं, गुणा 1 और प्लस 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6 से 14 गुणा 2 प्लस 2, 6 दूनी 12, 2 14 गुणा 3 यानी 6 3 18 और 3 वो 14 3 42, 42 3 45। तो अब इसमें क्या करेंगे, गुणा 4 और प्लस 4। तो गाइस कर दो गुणा 4 और प्लस 4, तो 45 गुणा 4 और प्लस 4, तो 4 पंजे 20 कीजिए, वहाँ से लगा 2, 4 चौक 16 और 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 180 और प्लस 4 तो 184। देख रहा है विनोद, कैसे ऐसे कैसे आंसर निकल आते हैं एकदम से। कितना आया 184। चलिए गाइस, प्रश्न नंबर 89 क्या क्या कहता है, आपके 486 भाग 3 पे घात 3 और प्लस आपका 2197 2197 आपके अंडर रूट में हैं और -6 गुणा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आप देखिए जो आपको 2197 है ना, 2197 है, इस ये अगर जहाँ पे सिर्फ अंडर रूट लिखा हो तो ये तो वर्गमूल लेना होता है इसका, लेकिन अगर क्योंकि वर्गमूल पे घात 2 की होती है लेकिन वो 2 की घात लगाई नहीं जाती है, फिर भी हम उसको मान के चलते हैं। अगर 3 की घात लगा दे तो उसका फिर हमें घनमूल लेना पड़ता है, तो हमें इसका घनमूल ही नहीं लेना है, ठीक है गाइस, हमें इसका घनमूल लेना है। तो पहले सबसे पहले 486 भाग 3 3 पे घात 3, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 3 पे घात 3 का मान होता है 27, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का 9 होती है 27, ये मान होता है। अब जब 27 का भाग लगाएंगे हम 486 में, तो 486 भाग लगाएंगे 486 और भाग
27 तो गायब, ये जाएगा 18 बार, ये जाएगा 18 बार। इतना पेज है नहीं तो इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो आगे की जो बात है ना, ये आपकी होगी 18। 4 तो 86 में जब हम 27 का भाग लगाएंगे तो आएगा 18, यानी 18 का भाग यानी कि 3 आप लगा के भी देख लो 18 बार ही जाएगा। और प्लस क्योंकि मैंने अपने माइंड में लगा लिया इसलिए, और प्लस देखो देखो इतनी बात हो गई, 18 आ गया, प्लस 2197। अब 2197 का मैं जब तक घनमूल आपको निकाल के दिखाऊंगा तो उससे वीडियो भी लॉन्ग होगी और इसमें कुछ है भी नहीं, मुझे याद है। इसलिए गाइस आप लोगों के लिए, आप लोगों को घनमूल, वर्ग घन ये सब याद होना चाहिए। ये 2197 वो गाइस 13 का घनमूल, वो 13 का घन होता है। तो 2197 की जगह मैंने 13 लिख दिए, और माइनस 6 पंजे 30। तो गाइस अब आप कर लो, 18 और 13 होगा 31, और माइनस 30 आ गया 1। तो गाइस आपका ये पहला वाला ऑप्शन। जरा 1 सेकंड दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं जरा एक घूंट पानी पी लेता हूँ। चलिए गाइस देखो, राम, श्याम और राजू 5:3:4 के 4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। चलो ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15:12:32 के अनुपात में है। चलो ठीक है। तब समय अवधि का वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वे व्यवसाय में निवेश करते हैं। चलिए ठीक है। तो गाइस देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि यानी कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लाभ चाहे हम यानी 5 लोग हैं, हम 5 लोग हैं, हमने एक बिजनेस चालू किया है, लेकिन हमने उस बिजनेस में 100 रुपये दिए हैं, एक ने 500 दिए हैं, किसी ने 50 दिए हैं, किसी ने कुछ दिए हैं। तो गाइस जब हम ऐसा अनुपात में रुपए देते हैं और उसके बाद जब हमें वर्ष के लाभ में, जब हमें जो टोटल प्रॉफिट होता है, तो हमने जिस हिसाब से पैसे जमा किए हैं, निवेश किया, उसी हिसाब से लेंगे ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला होता है लाभ बराबर अवधि, यानी कि टाइम पीरियड, कि तुमने कितने टाइम के लिए दिए हैं। तो लाभ बराबर अवधि और गुणा कितना तुमने निवेश किया है, यानी कि तुमने कितने रुपए दिए और कितनी अवधि के लिए दिए हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा लाभ बनता है। तो गाइस लाभ आप देख लो कि लाभ कितना है। लाभ है आपका 15:12:32। ये अनुपात दिखाई दे रहा है ना आपको, 15:12:32 और बराबर अवधि। तो अवधि तो वो अवधि तो आपसे पूछ रहा है ये, तो अवधि हमको पता नहीं है। अवधि को मैं आ से डिनोट कर दे रहा हूँ, आ, और गुणा निवेश आपका कितना है, इसको थोड़ा छोटा कर लो हल्का सा। निवेश आपका 5:3:4, यानी 5:3:4। आपको पूछ रहा है निवेश, वो आपको पूछ रहा है अवधि, तो अवधि यहीं रहने दो, और जो निवेश है इसको उठा के इसको नीचे ले आओ, क्योंकि 95 में लाओगे तो ये गुणा की चीज़ नीचे ही तो आएगी गाइस। तो हमें इसको नीचे ले आना है, नीचे ले आओ, यानी कि 15:12:32, और इसके नीचे आ गया आपका 5:3:4। तो 5 15 और 3 चौक 12 और 4 अट्ठे 32, यानी कि आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया है आपकी अवधि का 3:4:8। गाइस देखिए आपका पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋषु ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 950 रुपये की राशि जमा की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 950 रुपये की राशि जमा की। 4 वर्षों बाद ये राशि दोगुनी हो जाती है। 12 वर्षों बाद क्या, 12 वर्षों बाद राशि, गाइस देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है। जब वो कह रहा है कि राशि 4 वर्षों के बाद दुगनी हो जाती है,
यानी कि 4 वर्षों में राशि दुगनी हो रही है, 4 वर्षों में दुगनी। तो अगले और 4 वर्षों में इसकी और दुगनी होगी, यानी कि आपकी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, 2 की 4 गुनी। अगले आपकी और 4 वर्षों में फिर इसकी दुगनी होगी, यानी कि कितनी दुगनी होगी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 गुनी। और 4 साल 4 साल 8 साल 8 साल 12 साल, पूछ रहा 12 साल बाद क्या होगी, 12 साल बाद 8 गुनी हो जाएगी, 12 साल बाद 8 गुनी हो जाएगी। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो 4 वर्षों में दुगनी होती है, और अगले और 4 वर्षों में दुगनी की भी दुगनी होगी, अगले और 4 वर्षों में उसकी भी दुगनी होगी। यानी पहले 4 वर्षों में 2 गुनी थी वो, दूसरे 4 वर्षों में फिर 4 गुनी होगी, तीसरे 4 वर्षों में 8 गुनी होगी वो, तो 8 गुनी हो गई है। तो आपका ऐसे कुछ मत करो, ये 950 में 8 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 950 गुणा 8, तो 8 0 0, 8 पंजे 40 की 0, यहाँ से लगा 4, 8 9 72 और 4 76, 7600 गाइस। ठीक है, आपका ऑप्शन आ गया 7600। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए साहब, कालीबंगा आपका राजस्थान में, रोपड़ आपका पीवी वो पीएन पंजाब में, लोथल आपका जीजे गुजरात में है, कपूरथला आपका इसका ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता नहीं है? कपूरथला आपका हड़प्पा सभ्यता नहीं है। ठीक है, चलिए। और ये जो गाइस जो ये लोथल है ना, लोथल में आपका गोदीवाड़ा जो आपका बंदरगाह मिला, बंदरगाह लोथल मिला है। ठीक है, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है, कौन सा वेद है गाइस? ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद यज्ञवेद, जितने भी धार्मिक संस्कार होते हैं वो सब यज्ञ, यजुर्वेद में आपका पूजा पाठ, आपके जो यज्ञ है ना, यज्ञ से संबंधित जितने भी संस्कार जितने भी धार्मिक संस्कार होते हैं वो आपके सब ये यजुर्वेद में होते हैं। अर्थवेद में आपके जादू टोना, बंगाल का काजा जादू टोना। ठीक है, ऋग्वेद में आपके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, 10वें मंडल में आपके ऋग्वेद में ही 10वें मंडल में आपके वर्ण व्यवस्था दी गई है। ठीक है, आप सामवेद में आपके संगीत नृत्य मदिरा, ये सब आपके सामवेद में है। चलिए गाइस, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखो बोध गया में उनको तो क्योंकि बोध गया में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध हुआ था ज्ञान का, इसलिए उनको बोध गया, पहले गया को गया बोलते थे, अब बोध गया बोलते हैं, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। लुम्बिनी में जन्म हुआ, नेपाल की तराई लुम्बिनी में। सारनाथ में प्रथम उपदेश। देखिए गाइस, अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो कौशाम्बी में दिए और पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। ठीक है गाइस, कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए, भगवान महावीर जैन का प्रतीक क्या था? तो उनका प्रतीक था शेर, सिंह शेर। सांप का कौन सा पार्श्वनाथ। ठीक है, बैल आपका ऋषभदेव। ये गाइस आपके पहले हैं और ये गाइस आपके 24 में है, ये भगवान महावीर। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? देखिए गाइस, जो ये इल्तुतमिश था, ये पहले बदायूं का क्या था? बदायूं का ये सूबेदार था। और उस समय क्या था, उस समय बात है आपकी 1211 की, क्योंकि 1206 से लेकर 1210 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, और 1211 में यानी उसका लड़का आराम से बैठा, लेकिन वो बहुत अयोग्य शासक था। तो अयोग्य शासक होने के लिए जनता में विद्रोह हो गया। तो वो जनता ने इस बयादू जो ये बदायूं में शासन कर रहा था, ये आपका इल्तुतमिश शासन, तो तब इसको वहाँ से इसको बुलाया था कि आप जाके शासन संभालो, तब इसने शासन संभाला था, और तभी इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्ताना जो रजिया सुल्तान थी वो इसकी पुत्री थी।
ठीक है, 1236 थे। इसका शासनकाल लिख लो, 1236 थे, 1240। रजिया गुंडों में फंस गई। चलो ठीक है। ये बलबन से संबंधित, बलबन है रक्त और लौह की नीति, रक्त एंड लॉ। और आपके ये पावोस और दावोस प्रथा, पावोस, हाँ, पावोस का मतलब गाइस क्या था? पावोस जो प्रथा चलाई थी बलबन ने, कि चाहे कितना भी बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जमींदार पैसा वाला या कोई भी क्यों ना हो, दरबार में आएगा तो पावोस का मतलब पैरों पे गिर पड़ेगा, पैरों पे गिरना, उसको चुम्मी लेनी, पुच्ची लेनी उसके पाए की एकदम। ये थी पावोस प्रथा। अच्छी अच्छों को झुका दिया था भाई साहब। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम क्या, कौन सा दैनिक था? पंजाबी था, हिंदी था, अंग्रेजी था, उर्दू था? गाय लाला लाजपत राय को आप नाम सुन के पंजाबी मत लगा देना, ये उर्दू था, उर्दू, उर्दू। ठीक है गाइस। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो गाइस ये झंडा सत्याग्रह हुआ था। ये नमक सत्याग्रह, ये नमक सत्याग्रह आपका इसको क्या बोलते हैं? डांडी वाला, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त, गाइस इस आप लिख लो लोकसभा स्पीकर। तो ये लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे प्रश्न में आप ये मत सोचना कि ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है तो ये लोकसभा स्पीकर नहीं करेगा। ये जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है ना, ये 108 में है, जो कंबाइंड है 108 में आर्टिकल। तो ये जो 108 में आर्टिकल ये है, आर्टिकल में संयुक्त बैठक, इसको बुलाता तो इसको राष्ट्रपति है, दोनों लोगों को बुलाएगा, भाई देखो आ जाओ। जब यानी कि दोनों पक्षों में जब मतभेद होता है, किसी भी बिल या पारित को लेकर मतभेद होता है, तब राष्ट्रपति उन्हें बुलवा भेजता है, बोलता है आ जाओ आ जाओ, दोनों लोग आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद उसकी जो अध्यक्षता करता है वो ही लोकसभा स्पीकर ही करता है। ठीक है गाइस। लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न बताने से पहले गाइस मैं बताना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ, बोलते बोलते मेरा गला भी बैठ गया है और रात मेरी उंगलियां दर्द करने लगी ये पूरी टाइप करने में। कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, अपने माइंड से ये मैंने सेट किया है। और गाइस मैंने एक से एक बेहतरीन प्रश्न है जो कि आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। लेवल इससे हाई नहीं जाएगा, लेवल यही रहेगा। और गाइस प्लीज़ जाते जाते वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और आप चाहते हो कि मैं अगर आपकी एग्ज़ाम तक अगर मैं आपकी हेल्प करूं तो आपको प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना। तो गाइस ये आखिरी प्रश्न है कि न्यायपालिका क्या है? सरकार की सहायक है या सरकार की नियंत्रक है या सरकार का अंग है या नन ऑफ दी? तो गायक न्यायपालिका सिर्फ सरकार का अंग है। ठीक है, चलिए गाइस, तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और अगर कहीं मेरे समझाने में या कहीं आपको गलती लग रही हो तो मैं पिन में कमेंट सेशन में पिन अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो उसको पिन कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करके बता देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको वहाँ से अच्छे से समझा दूंगा। आपको कुछ भी कमी लग रही हो तो आप मुझे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे लिंक पर टच करके आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप बता सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।